दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। उम्मीद बहुत बढ़िया होंगे, बहुत शानदार होंगे और आप सभी साथियों की पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2025 की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2025 से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट 3 के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों ये क्लास आपकी लाइव होनी थी, लाइव हमने स्टार्ट भी किया था, बट कुछ टेक्निकल इशू के कारण ये क्लास पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई थी, तो मैंने उस क्लास को डिलीट कर दिया और आपके लिए प्रॉपर रिकॉर्डेड क्लास यहाँ पर अवेलेबल करवाने का प्रयास किया है, ताकि आपको पूरी चीजें प्रैक्टिस सेट 3 की प्रॉपर रूप से मिल सके। प्रैक्टिस सेट 4 फिर से लाइव होगा, जो शेड्यूल टाइम है उसी टाइम पर, ठीक है। हर एक उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम बात करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, और हर एक उन प्रश्नों के बारे में हम बात करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों एक चीज मैं आपको पहले ही ये बताना चाहता हूं कि आपको जो भी चीजें यहाँ पर प्रोवाइड करवा जा रही हैं बहुत बढ़िया है, और सारे जितने इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक हैं पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा से रिलेटेड, उन सभी टॉपिक का आपको निचोड़ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आप कहां से बिलोंग करते हो, आप किस जिले से, किस स्टेट से हो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और क्या आपने पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2025 का फॉर्म भर दिया है या नहीं भर दिया है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जो आपके सामने दोस्तों क्वेश्चन अब आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक अच्छा लेवल जो क्वेश्चन का देखने को मिलता है आपको इसी चैप्टर से देखने को मिलता है। जैसे इस क्वेश्चन में आप देखोगे, कह रहा कि एम एक कार्य को अकेले 50 दिनों में पूरा करता है। मतलब एम कोई एक व्यक्ति है जो 50 दिनों में किसी एक काम को कंप्लीट कर सकता है। तो मतलब अगर आप यहां से लिख दोगे तो डी का मतलब हो गया दिन। किसके दिन? एम के दिन आपको कितने मिल रहे हैं? 50 मिल रहे हैं। जो जो चीजें आपको बताया जाए उन सारी चीजों को आपको नोट डाउन करते हुए जाना है, जिससे क्या होगा कि आपको लास्ट में ये नहीं कंफ्यूजन में आना पड़ेगा कि आपको फार्मूला कौन सा लगाना है। जब सारी चीजें आपके पास लिखी होंगी तो फटाफट आपको वैल्यू रख देनी और आपको आंसर मिल जाएगा। फिर दूसरी चीज कह रहा एम एन से 10% कम कार्य कुशल है। मतलब अगर एन की मैंने इफिशियंसी, कार्य क्षमता या कार्य कुशलता 100 मान ली, तो एम की कितनी हो जाएगी? 100 का 10% कम, और 100 का 10% कम मतलब आपको कितना मिल जाएगा? 90 मिल जाएगा। ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम इफिशियंसी के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। हमारे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन होने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप ज्वाइन हो सकते हो, जहां पर आपको पीडीएफ नोट्स सारी की सारी चीजें अवेलेबल करवाई जाती हैं। अब मैंने इफिशियंसी किसकी मुझे मिल गई? एम की मिल गई। एम की इफिशियंसी मुझे 90 मिली है। अब मैं बात करता हूं एन की इफिशियंसी। मैंने 100 मानी थी, तो जब मैंने अगर एन की इफिशियंसी 100 मानी थी तो एन का जो एन की वैल्यू मिल जाएगी मुझे 100 मिल जाएगी। मुझे एन अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा ये ज्ञात करना है, मतलब डी एन की वैल्यू मुझे ज्ञात करनी है। फार्मूला क्या होता है? वर्क इज इक्वल टू, मतलब कार्य जो होता है वह बराबर होता है किसके? इफिशियंसी के। इफिशियंसी का मतलब क्षमता के, इनटू डेज के। डेज का मतलब दिनों के। ये तीनों चीज आपको पता है, आप वर्क निकाल सकते हैं। तो वर्क आपको मिल जाएगा किसके रिस्पेक्ट में? एम के रिस्पेक्ट में। चूंकि एम की ही दोनों चीजें मुझे पता है, ई एम आपको मिल जाएगा, ई एम इंटू डी एम मिल जाएगा। ई एम की वैल्यू है 90 और डी एम की वैल्यू है 50। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो 9 बचे 45, तो आपको क्या मिल जाएगा? वर्क मिल जाएगा। अब जो वर्क होगा ईएम और डीएन के लिए दोनों बराबर होंगे, क्योंकि एम और एन दोनों एक ही कार्य को कर रहे हैं। तो यहां से जब आप वैल्यू निकालोगे किसकी? डब्ल्यू एन की, तो डब्ल्यू एन की वैल्यू क्या होगी? ई एन इंटू डी एन होगी, राइट। ई एन की वैल्यू आपको 100 मिल रही है, डीएन की वैल्यू आपको ज्ञात करना है। डीएन इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 45, तो क्योंकि ये बराबर होगा इसके। इस दो जीरो से दो जीरो फटाफट कैंसिल हो जाएंगे, और डीएन की वैल्यू मतलब नंबर ऑफ दिनों की वैल्यू, नंबर ऑफ डेज की वैल्यू किसके लिए? एन के लिए आपको मिल जाएगा 45। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत आसान है, लेकिन रिपीटेड बहुत बार पूछा गया है आपके एग्जाम में। तो ऐसे प्रश्नों को जितनी ज्यादा बार आप सॉल्व कर पाना, जितने ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, उतने ज्यादा ऐसे प्रश्नों को जरूर सॉल्व करना, ठीक है। इसके लिए जो एक और कॉन्सेप्ट होता है वो आपका ये होता है कि W1 इज इक्वल टू W2 होता है। M को आप यहां पर 1 मान सकते हो और N को आप 2 मान करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, और जो W की वैल्यू होती है वो E इंटू डी के बराबर होती है। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पर यूज होते हैं। अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैंने इस प्रश्न को पहले जब मैंने क्लास आपके लिए करवाई थी, प्रैक्टिस सेट करवाया था, तो उसमें मैंने इसको आपके लिए होमवर्क छोड़ा था, और इस होमवर्क का आंसर बहुत सारे बच्चों ने दिया था। जिन बच्चों ने नहीं दिया था
उन्होंने भी इसका आंसर जरूर बता दिया था। हमारे पास जैसे शेयर नहीं किया था, बट कमेंट सेक्शन में जाके आंसर जरूर दे दिया था। तो आज इस प्रश्न को हम सॉल्व करने वाले हैं। इसमें कह रहा कि 3 नल हैं, आर, यस तथा टी। मतलब कोई एक टंकी है, उस टंकी में 3 नल लगे हुए हैं, आर, यस और टी। कह रहा कि एक टंकी को क्रमशः 90, 100 तथा 180 मिनट में भर सकते हैं। मतलब जो आर है ये पूरी टंकी को कितने मिनट में, 90 मिनट में भर सकता है। जो यस है वो उस पूरी टंकी को कितने मिनट में, आप कहोगे 100 मिनट में भर सकता है। जो टी है वो उस पूरी टंकी को कितने मिनट में भर सकता है, तो आप कहोगे 180 मिनट में भर सकता है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए, मतलब आर प्लस यस प्लस टी को ओपन कर दिया जाए, तो कितना टाइम उसका लगेगा, ये आपको बताना है। ऐसे प्रश्न भी बहुत पूछे जाते हैं मेरे भाई, तो ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस भी आपको करना बहुत जरूरी है। अगर मैं यहां पर निकालता हूं कि 1 मिनट में कितने भाग भर सकते हैं, 1 मिनट में भरा भाग, बहुत ध्यान से देखना कैसे सॉल्व करना है और बहुत कम समय में कैसे सॉल्व करना है। 1 मिनट में भरा गया भाग आपका कितना हो जाएगा। आप किसके लिए बात करोगे, सबसे पहले अगर आप आर के लिए बात करोगे तो आर 90 मिनट में पूरा भर सकता है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा, आप कहोगे 1/90 भाग भरेगा। कोई दिक्कत समस्या परेशानी, बोलोगे नहीं सर। यस 100 मिनट में भर रहा था, तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 1/100 भाग भरेगा। बिल्कुल ऐसे ही जो आपका टी है वह टी 1 मिनट में कितना भरेगा, तो आप कहोगे टी 1 मिनट में 180 भाग भर देगा। तीनों मिलकर के, मतलब अगर आप कहते हो कि आर प्लस यस प्लस टी तीनों मिल जाते हैं, तो ये तीनों मिलकर के 1 मिनट में कितना भाग भरेंगे, 1 मिनट में भरा भाग तीनों के द्वारा भरा भाग हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, आप कहोगे कि 1/90 प्लस 1/100 प्लस 1/180। इन तीनों का एलसीएम आपने निकाल लेना है, और एलसीएम निकालने के बाद बस अब आपका क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। जो वैल्यू आती है उसी वैल्यू को परिवर्तित कर देना है। अगर मैं यहां से इन तीनों के एलसीएम की बात करता हूं, 90, 100 और 180 का, तो एलसीएम दोस्तों आपको यहां पर मिल जाएगा 900। एलसीएम तो आपको निकालना आता ही होगा। 900 में 90 से भाग करोगे 10 मिल जाएगा, 10 का 1 में गुणा कर दोगे ऊपर 10 हो जाएगा, प्लस 90 मिल जाएगा, ऊपर 90 आपको प्राप्त हो जाएगा 9। 900 में 100 से भाग करोगे आपको 9 मिल जाएगा, 9 का 1 में गुणा कर दोगे आपको 9 मिल जाएगा। 900 में 180 से भाग करोगे आपको 5 मिल जाएगा, 18 पंचे 90, ऊपर 1 है तो गुणा कर दोगे 5 हो जाएगा, 9 5 14 10 24, मतलब जो यहां से वैल्यू आपको मिल जाएगी 24/900 आपको मिल जाएगी। ये कितना, इतना भाग हो गया कितनी देर में, 1 मिनट में। तो टोटल पूरा भाग भरने में जो समय लगेगा वो आपका हो जाएगा, इसी को परिवर्तित कर दो, पूरा भाग, ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं भाई। पूरा भाग भरने में जो समय लगेगा, लगा समय हो जाएगा आपका, वह परिवर्तित हो जाएगा। पहले 1 मिनट में अगर 24/900 भाग भरता है, तो पूरा भाग वो 900/24 मिनट में भरेगा। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी 900/24 को आप परिवर्तित कर लोगे, जब 900/24 को दोस्तों आप सॉल्व कर लोगे, तो आपको 37.5 मिनट करेक्ट आंसर मिल जाएगा। और ये किस ऑप्शन पर है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी पर है। ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपको बहुत ध्यान देने हैं। ऐसे प्रश्न आपको कार्य में भी मिल सकता है कि ए किसी कार्य को, मान लीजिए ए किसी कार्य को 90 दिनों में, बी किसी कार्य को 100 दिनों में, सी किसी कार्य को 180 दिनों में कंप्लीट करता है, तो तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, तब भी आपका आंसर आएगा कि वो 37.5 दिनों में उस पूरे काम को कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, अच्छा खासा वेटेज होता है, तो ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस भी आपको करनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार सर, यहां तक तो मजा आ गया और सारी की सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई। फिर से मैं कहता हूं दोस्त, आप करते तो हो ही, लेकिन फिर से आप चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर, वीडियो को लाइक अगर आपने नहीं किया है तो जरूर कर दो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, क्योंकि दोस्तों को अगर आप शेयर करोगे तो उससे आपके दोस्त को भी एडवांटेज मिलेगा और आपका टारगेट जो है वो भी बहुत बढ़िया जाएगा। अब एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है आपके लिए कि अगर आप हमारे साथ बैच में जुड़ना चाहते हो तो आप बैच से जुड़ सकते हो। फीस सिर्फ 49 रुपए है, वीडियो बैच है, मतलब रिकॉर्डेड बैच है। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके बैच से हमारे साथ जुड़ सकते हो। बैच आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा और एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगा। एप्लीकेशन की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और अगर टेलीग्राम पर जुड़ना है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके
आप बोल देना कि मुझे टेलीग्राम बैच से जुड़ना है, आपको स्कैनर भेजा जाएगा, आप पेमेंट 49 का करने के बाद आपको बैच ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। जो पूरी क्लास है वो न्यू सिलेबस पर बेस्ड है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की क्लास है, और लगभग जितने भी स्टेट के एग्जाम में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री पूछा जाता है, जो मेन हमने इसको डिजाइन किया है वो 4 स्टेट के अकॉर्डिंग किया है, यूपी, बिहार, झारखंड और उत्तराखंड के अकॉर्डिंग हमने इस कोर्स को डिजाइन किया है। तो आप इस बैच से अगर जुड़ना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं, मर्जी आपकी है। कम टाइम पे बढ़िया तैयारी के लिए आपको कंटेंट यहां से मिल जाएगा। अब इस क्वेश्चन को आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लेना है। क्यों लिख लेना है? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा है कि लगभग 3 से 4 बार आपके एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया है, यहां तक कि किसी वैल्यू में भी चेंजेस नहीं किया गया है, सेम टू सेम यही वैल्यू उठा करके एग्जामिनर आपके एग्जाम में रख देता है। तो बहुत बार बच्चे ये बताते हैं कि सर मैंने तो वैल्यू याद कर ली थी इस क्वेश्चन की। कैसे याद कर ली थी? इतनी बार हमने इसकी प्रैक्टिस कर ली थी कि सर मुझे इसकी वैल्यू याद हो गई थी, और जब क्वेश्चन में मैंने 20 और 24 देखा तो मैंने फटाक से ऑप्शन नंबर बी 384 पर टिक कर दिया। अच्छा जी, बहुत बढ़िया भाई। क्या होता है इसके लिए दोस्त? आपको फार्मूला पता होना चाहिए। इसमें 2 सूत्र आपका लगता है। कह रहा कि एक समचतुर्भुज जिसकी भुजा 20 सेंटीमीटर है तथा विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा? भुजा आपको कितना दे रहा है? ए को हमने क्या माना? भुजा मान लिया। ए इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है, और एक विकर्ण जिसको हम D1 मानते हैं वो कितना है आपका? 24 सेंटीमीटर है। आपको एरिया का मान ज्ञात करना है। एरिया अगर आपको ज्ञात करना है तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि जो एरिया का फार्मूला होता है वो कितना होता है? समचतुर्भुज के लिए 1/2 D1 इंटू D2 के बराबर होता है। तो मतलब आपको यहां से सबसे पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा? D2 की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी। D2 की वैल्यू के लिए एक और हमें सूत्र ज्ञात होता है, एक और सूत्र हमें पता होता है। वह क्या होता है? तो आप कहोगे 4a स्क्वायर इज इक्वल टू D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। ये हमें एक और सूत्र पता होता है। इन दोनों सूत्र को हम क्या कर देते हैं सर? इन दोनों सूत्र को हम बॉक्स में बंद कर देते हैं, ताकि जब भी आप इस पीडीएफ को देखो आपको ये दोनों सूत्र बहुत अच्छे तरीके से याद रहें और आपका फोकस इन दोनों सूत्र पर जाए, और बहुत अच्छे तरीके से मेरे भाई आप इन दोनों सूत्र को देख सको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। ए की वैल्यू पता है, D1 की वैल्यू पता है, D2 की वैल्यू ज्ञात कर सकते हो? बोलोगे बिल्कुल ज्ञात कर सकता हूं। ए इंटू ए का मान कितना है? 20, 20 का कर दो स्क्वायर इज इक्वल टू D1 की वैल्यू कितनी है? 24, 24 का कर दो स्क्वायर प्लस किसका मान हमें ज्ञात करना है? हमें D2 स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो यहां से जब आप D2 स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करोगे, 4 में 4 गुणे 20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर 400, 4 का गुणा कर दोगे तो 4 चौको 1600 हो जाएगा। माइनस 24 का स्क्वायर आप कर दोगे तो आपको 576 मिल जाएगा, और जब आप इसको घटाओगे तो आपको यहां से 1024 मिल जाएगा। और आपको पता है कि अगर डी स्क्वायर की वैल्यू 1024 है तो D2 की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी? 32 मिल जाएगी, और वो भी किस में मिल जाएगी? सेंटीमीटर। अब आप एरिया ज्ञात कर सकते हो। कैसे? एरिया इज इक्वल टू 1/2। D1 का मान आपको 24 मिला हुआ है और D2 का मान आपने 32 कैलकुलेट किया है। यहां से आपका सॉल्व हो जाएगा। आप इसको कट कर दो, 12 दूनी 24, मतलब 12 गुणे 32 आपको मिल जाएगा। 12 गुणे 32 में अगर आप गुणा नहीं करना चाहते तो इकाई का अंक देख लो, 2 दूनी 4, जिसके लास्ट में जिसका इकाई का अंक 4 होगा वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। या फिर जब आप गुणा भी कर दोगे तो 384 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से ध्यान देना, क्या करना है इसमें? सबसे ज्यादा और सबसे महत्वपूर्ण जो जरूरी पॉइंट है वो है, दोनों सूत्र आपको याद होने चाहिए। पहला मैंने बताया कि किसी भी समचतुर्भुज के लिए एरिया का जो फार्मूला होता है वो 1/2 D1 इंटू D2 का स्क्वायर, D1 इंटू D2 आपका होता है। दूसरा 4a स्क्वायर इज इक्वल टू D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर होता है। ये दोनों सूत्र आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और ये दोनों सूत्र आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। कभी कभी तो डायरेक्टली एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है कि किसी भी समचतुर्भुज का विकर्ण अगर D1 D2 है तो उसका क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा? तो आपको जहां पर भी मिल जाए 1/2 D1 D2 वो आपका हो जाएगा। या फिर कह देता है किसी एक समचतुर्भुज का भुजा अगर ए है और उनके विकर्ण क्रमशः D1 और D2 है तो कौन सा रिलेशन सही होगा? तो आपको इस रिलेशन पे टिक कर देना है कि सर इसका 4a का जो स्क्वायर होता है वो 4a का स्क्वायर D1 का स्क्वायर प्लस D2 के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, बाकी सारी चीजें आपको मैंने बता रखी हैं। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, कोई रॉकेट साइंस वाली कैलकुलेशन इसमें नहीं यूज हुई है। बहुत अच्छे तरीके से 1 बाय 1 स्टेप के साथ बढ़ते हुए आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें क्या?
बिल्कुल बढ़ते हैं सर। अगला एक प्रश्न बहुत शानदार और बहुत जबरदस्त प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अब इस प्रश्न को ध्यान से देखो, इसमें क्या कह रहा है कि एक दुकानदार है, एक दुकानदार क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित मूल्य वाली कमीजों पर 35% की छूट देता है। अजय ने 728 रुपए में कमीज खरीदी, तो उस कमीज की सीपी क्या होगी, क्रय मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो कम से कम 3 बार आपको क्वेश्चन पढ़ना होता है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा कि एक दुकानदार क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित मूल्य वाली कमीज पर, मतलब जो उसका सीपी था उस सीपी से 60% अधिक जो अंकित था, उस अंकित मूल्य वाली कमीज पर 35% की छूट देकर के 728 रुपए में कमीज को खरीद लिया है। ठीक है, उस कमीज का क्रय मूल्य क्या होता है, मतलब दुकानदार ने तो वस्तु को बेचा है और अजय ने उस वस्तु को खरीदा है। तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। पहला तो आप ये मान लो कि यहां का जो सीपी है वो सीपी 100 है। दूसरा, सीपी के झमेड़े में अभी ना पढ़ करके आप ये मान लो कि उसकी जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य उसका 100 है। जब अंकित मूल्य आप 100 मान लोगे और 35% की छूट दे दोगे, ठीक है, जब अंकित मूल्य आप 100 मान लोगे और 35% की छूट दे दोगे तो 65 की वैल्यू आपको 728 मिल जाएगी। जब 65 की वैल्यू 728 मिल जाएगी तो आप 100 की वैल्यू ज्ञात कर लोगे, मतलब अंकित मूल्य का मान ज्ञात कर लोगे। और जो अंकित मूल्य है वो सीपी से 60% अधिक है, तो आप वहां से भी ज्ञात कर सकते हो। बट इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा लॉजिक न लगाते हुए हमने क्या मान लिया कि सीपी कितना है, हमारा 100 है। जब सीपी 100 है तो जो मार्केट, ये मैंने क्या किया, ये मैंने मान लिया है, तो जो एमआरपी होगा, जो उस पे अंकित मूल्य होगा वो 60% अधिक है, मतलब वो 160 हो जाएगा, कोई दिक्कत, 60% अधिक है। अब वो उस पे 35% की छूट देता है, मतलब इस पे वो व्यक्ति क्या करता है, 35% का डिस्काउंट दे देता है। तो 160 का आप 35% छूट देने का मतलब 65% की वैल्यू वो ले रहा है। इसका गुणा कर दो, एक जीरो से एक जीरो घटा दो, इसको कट कर दो, तो 13 पचे 65 और 5 दूनी 10, और इसको आप कट कर दो, 8 दूनी 16 और 13 अट्ठे 8 त्रिक 24, 8 एकम 8 और 2 13 अट्ठे 104, मतलब उस वस्तु को जो बेचा गया है उसका एसपी जो है, एसपी कितना हो गया है, आपको 104 मिल गया है। क्वेश्चन कह रहा नहीं, एसपी 104 नहीं है, उस व्यक्ति ने तो इसको कितने में बेचा है, 728 में बेचा है। हमें कितना एसपी मिला है, आप कहोगे सर हमें 104 एसपी मिला है, मतलब 104 एसपी मिला है। क्वेश्चन कह रहा नहीं जी, ये तो 728 है। तो एक एसपी, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 728, 728 डिवाइडेड बाई 104, आपको मिल जाएगा 7 मिल जाएगा, मतलब एक की वैल्यू 7 मिल गई। जब एक की वैल्यू 7 मिल गई तो सीपी हमने कितना माना था, आप कहोगे सीपी हमने 100 माना था, एक की वैल्यू 7 है, तो सीपी का मान 7 गुणे 100 मतलब 700 हो जाएगा। ये वो मेथड मैं बता रहा हूं जो टॉप लेवल पर जिस मेथड से प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है, उस मेथड का यूज मैंने आपके साथ किया है। आपको भी इसी मेथड की प्रैक्टिस बनानी है और आपको भी इन्हीं मेथड के थ्रू प्रश्नों को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये शॉर्ट मेथड होते हैं, कम टाइम में आपको अच्छे नंबर दे करके जा सकते हैं और इसमें क्वेश्चन के गलत होने का बिल्कुल भी चांस नहीं रहता है। ठीक है, एक बार फिर से देख लो बहुत अच्छे तरीके से। हमने क्या मान लिया, हमने माना कि जो सीपी है वो कितने रुपए है, 100 रुपए है। कह रहा कि एक दुकानदार क्रय मूल्य से 60% अंकित मूल्य, अगर अंकित मूल्य उसका मतलब अगर सीपी उसका 100 रुपए है तो अंकित मूल्य उससे 60% ज्यादा होगा, मतलब 100 का 60% निकालोगे तो 60 आएगा, मतलब अगर सीपी उसका 100 है तो जो एमआरपी हो जाएगा उसका वो 160 हो जाएगा। अब उसपे जो एमआरपी है उसपे वो 35% की छूट देता है, तो इसपे 35% की छूट देने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, सेल प्राइस मिल जाएगा, एसपी मिल जाएगा। तो 160 का 35% निकाल करके चाहे 160 में से घटा दो, या अगर आपको उसमें 35% की छूट दे रहे हो, पहले 100% होता है, 35% की आपने छूट दे दिया, मतलब जो आपने 65% की वैल्यू ली है, आप 160 का 65% निकाल लो तो आपको 104 मिल जाएगा, मतलब जो एसपी का मान मिल जाएगा वो आपको 104 मिल जाएगा। क्वेश्चन कह रहा नहीं 104 नहीं है भाई, क्वेश्चन तो कहता है कि वो तो 728 है, आपने कैलकुलेट करके कितना निकाला है, तो 4 निकाला है, तो 104 बराबर हो जाएगा 728 के, एक का मान आपको 7 मिल जाएगा
और सीपी आपने 100 मान रखा था, इसीलिए आपको 100 में 7 का गुणा कर देना पड़ेगा। अगर यहीं पर आपसे पूछता कि उसका एमआरपी क्या होता, तो एमआरपी आपने 160 निकाला था, इसमें भी 7 से आप गुणा कर देते, आपको मिल जाता एमआरपी का मान। तो चलिए आपके लिए यही टास्क है कि आप इसका एमआरपी बताएंगे कि एमआरपी इसका कितना होने वाला है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, आसान है, बढ़िया है। जो ट्रिक मैंने बताई, इस ट्रिक का यूज आप करो, आपको मजा आएगा इस ट्रिक से प्रश्नों को सॉल्व करने में। यहां से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है दोस्तों, और ट्रिग्नोमेट्री के इस पहले क्वेश्चन को आज के लिए हम होमवर्क छोड़ते हैं। कह रहा है यदि cos a माइनस बी इज इक्वल टू 3/5 है तथा tan a इंटू टेन बी इज इक्वल टू 2 है, तब आपको वैल्यू बतानी है कि कौन सी वैल्यू इसकी करेक्ट होने वाली है। बिल्कुल आसान होता है, cos a माइनस बी का फार्मूला आपको लगा देना है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको tan a इंटू टेन बी का फार्मूला लगा देना है। बस आपको आपके इस प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व कर ले जाते हो तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जरूर बताना कि आपने सॉल्व कर लिया है, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पर आप मैसेज करके भी मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं। हो सकता है कि आप व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे तो रिप्लाई लेट मिल सकता है, बट इंस्टाग्राम पर अगर आप मेरे साथ जुड़ोगे तो डायरेक्टली मैं आपको रिप्लाई कर रहा हूँ। व्हाट्सएप पे संभावित है कि टीम हमारी रिप्लाई आपको कर। ठीक है जी, आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। प्रैक्टिस सेट 4 के लिए तैयार रहिए, वो क्लास आपको लाइव ही मिलने वाली है। ठीक है, नमस्कार, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों। आप अपना ख्याल रखिए, बाकी तैयारी करते रहिए। बैच के बारे में मैंने आपको बता दिया था, तो अगर आप बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, मर्जी आपकी है। अगर आपको लगता है कि बेहतरीन तैयारी आपको करनी है, कम पैसे में कम टाइम में बढ़िया तैयारी आपको चाहिए, तो आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। नए सिलेबस की पूरी क्लासें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी।